हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 4 हम लोगों का हम यहाँ पर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। एक बार क्विक रिवीजन लेंगे हम अपने चैप्टर का आज के सेशन में, क्योंकि लगभग आपके सारे टॉपिक्स हो चुके हैं इसमें, तो रिवाइज कर लेंगे। देन आने वाले सेशन में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लेकर चलेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स आपने पढ़े। सबसे पहले हमने बात की थी कोवेलेंट बॉन्डिंग की, यानी क्योंकि कार्बन की बात हो रही है तो सबसे पहले कार्बन को समझना आवश्यक है। कार्बन है क्या? कार्बन आपका एक तत्व है जिसमें कि क्या होता है, 6 प्रोटॉन होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और 6 प्रोटॉन का अर्थ क्या है? 6 इसका परमाणु क्रमांक है। ओके, जब आप उदासीन परमाणु की बात करते हैं तो जितने प्रोटॉनों की संख्या है उतने ही उसमें क्या है, न्यूट्रॉन्स भी, और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर समान हो जाएगी। क्या कहा मैंने? हमने कार्बन की बात की जिसके का परमाणु क्रमांक 6 है, तो प्रोटॉनों की संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 6 है। ओके, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 2n² से, यानी शेल में आपका कोश में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2n² से फॉर्मूले से k के लिए n की वैल्यू 1 आ जाती है, तो 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2। k में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। l के लिए n की वैल्यू 2 हो जाती है, तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी k में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और l में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओके, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। ओके, अगर हम परमाणु को लेकर चलते हैं, ये आपका नाभिक है सपोज, इसके बाहर पहली कोश है k वाली, तो k में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम। क्लियर, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें रख देते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये k वाली शेल। देन एल वाली शेल, एल वाली शेल में आपके कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पर कितने? 6 हैं, 6 में से 2 के में आ गए हैं, तो बचे कितने? 4। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन हम इस एल वाली शेल में डाल देते हैं। ठीक है, अब आपने अष्टक का नियम पढ़ा है, जो कि क्या कहता है, परमाणु अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करता है, या वो उसके निकटवर्ती जो भी अक्रिय गैस है उसके समानु विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, अष्टक का मतलब है 8। ठीक है, हीलियम को छोड़ करके आपके बाकी जितने भी जो अक्रिय गैसेस अक्रिय तत्व हैं उनमें क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में। ठीक है ना, तो इसमें भी हमने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, या फिर हीलियम में 2 होते हैं बाह्यतम कोश में, या फिर हम इसके बाह्यतम कोश में 2 करें। 2 केस होंगे, या तो बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब ये k वाली शेल सिर्फ रहेगी, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाली शेल समाप्त हो जाएगी। तो उस केस में आप क्या कहोगे? ये वाली शेल कब समाप्त हो जाएगी? जब ये 4 इलेक्ट्रॉनों किसी को दे दे। इलेक्ट्रॉनों को देने में या निकालने में, परमाणु से बाहर निकालने में परमाणु को क्या करना पड़ता है? एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन जब एक साथ निकलेंगे तो उनको बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ी, जो कि पॉसिबल नहीं, यानी कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉनों का दान नहीं कर सकता। दूसरा केस क्या होगा कि वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर ले, और इस एल वाली शेल जो है, एल वाली कोश जो है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर। क्लियर, तो जब वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करेगा, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं आपके? 6 हैं। ओके, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले से है उसके पास, 4 और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन? 10 हो जाएंगे। तो ये भी पॉसिबल नहीं है परमाणु के लिए कि वो 6 प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में 10 इलेक्ट्रॉनों को रख सके। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो रहा है ना, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो 6 ही रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकदम से बढ़ रही है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनों को वहां पर बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन नहीं है। तो यानी कार्बन ना तो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है और ना ही किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, तो यानी उस पर चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। वहां पर चार्ज का मतलब क्या है? अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन दे देता तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता।
तो दोनों ही केस नहीं हो पा रहे, तो चार्जेस डेवलप नहीं हो पा रहे, चार्जेस डेवलप नहीं हो पा रहे, दैट मीन्स आयन फॉर्म नहीं हो रहा है, आयन फॉर्म नहीं हो रहा है तो आयनिक बॉन्डिंग नहीं होगी, बॉन्डिंग नहीं होगी तो अब कार्बन कौन सी बॉन्डिंग करेगा, अब कार्बन करेगा साझेदारी, यानी शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की, किसी दूसरे एटम के साथ क्या करेगा, ऐसा बंध बनाएगा जिसमें चार उसके तो अपने इलेक्ट्रॉन है ही अपने पास, इसके अतिरिक्त वो चार और इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, साझा करेगा अन्य अन्य परमाणुओं के साथ, चाहे वो कार्बन का ही परमाणु हो, चाहे वो फिर किसी और तत्व का परमाणु हो। ओके, तो इस प्रकार से कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, so the atomic number of carbon is 6, its electronic configuration is 2,4, it requires 4 electrons to achieve the inert gas electronic configuration, but carbon cannot form an ionic bond, लेकिन कार्बन आपका आयनिक बंध नहीं बनाता है। ओके, it could gain 4 electrons forming C4 negative cation, but it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि उसका 2-4 का है तो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर सकता है अष्टक को प्राप्त करने के लिए, लेकिन ऐसा करने में उसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या 6 ही रहेगी आपकी, तो वो 6 इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन जो है उनको बैलेंस करने के लिए 6 ही प्रोटॉन है वहां पर, तो ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सेकंड क्या है आपका, इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 कीटायन, अब वो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है और C4 प्लस कीटायन बना सकता है, बट इट रिक्वायर्स a large amount of energy to remove 4 electrons, लेकिन यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है। ओके, thus carbon overcomes this problem by sharing of its valence electrons with other carbon atoms or with atoms of other elements। अब क्या होता है, कार्बन को इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। क्या प्रॉब्लम, या तो ना तो वो इलेक्ट्रॉनों का दान कर पा रहा है, ना वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर पा रहा है, तो इस केस में वो क्या करेगा, इस केस में वो शेयरिंग करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, जो वैलेंस शेल में पाए जा रहे हैं, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन आपके वो इलेक्ट्रॉन है जो संयोजी कोश में पाए जा रहे हैं, और संयोजी कोश कौन से है, जो बाह्यतम कोश है आपकी। ओके, तो इस प्रकार से अब क्या करेगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। सो द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ electron pairs between two atoms in a molecule is known as covalent bond। ओके, क्या कहा जा रहा है, the bond formed by mutual sharing of electron pairs, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की म्यूचुअल शेयरिंग के कारण जो आपके बंध बन रहे हैं यहाँ पर अणुओं के मध्य में, उनको क्या कहा जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। तो इस प्रकार दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। ओके, चलिए, तो सहसंयोजी आबंध के बारे में आप लोग नोट कर लेंगे जल्दी से। तो ये हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई ना। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, प्रकार कितने होंगे, ठीक है, रिवीजन चल रहा है जैसे मैंने आपको बताया। प्रकार में आप लोग क्या बात करेंगे कि अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण हो रही है। ठीक है, दो परमाणुओं के बीच ही बंध बनेंगे, दो लोगों के बीच दोस्ती होती है ना, आप लोगों के फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, तो फ्रेंड्स के बीच में दोस्ती कैसे हो रही है, या तो आप कोई चीज शेयर कर रहे हो आपस में, या फिर आपने अपनी कोई चीज दूसरे को दे दी है, पूर्ण रूप से दे दी है तो आयनिक बंध बनेगा। जहां पर आप क्या कह रहे थे कि मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन पूरा बाहर जा रहा है, उस केस में क्या हो रहा है, आयनिक बंध बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, तो फ्रेंड्स के बीच में शेयरिंग भी होती है, तो सेम टाइप ऑफ बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है, जहां पर आप कह रहे हो कि मैम कार्बन जो है वो अन्य किसी, अपना जो कार्बन का परमाणु है वो किसी कार्बन के ही परमाणु या फिर किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ क्या कर सकता है, फ्रेंडशिप कर सकता है, यानी कि आपका यहाँ पर साझेदारी करेगा। फ्रेंडशिप का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यहाँ पर 3 प्रकार से होगी, जहां पर हम कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है उसके 3 टाइप आएंगे। पहला आएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी एकल सहसंयोजी आबंध, दूसरा आएगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड यानी द्विसहसंयोजी आबंध, और तीसरा है आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यानी त्रिसहसंयोजी आबंध। ओके, सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग, देखो सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग में मैंने आपको एक वर्ड बताया, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की साझेदारी होगी, यानी एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की
हो रही है, यानी कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो दोनों के एक एक, जोड़ी का मतलब या युग्म का मतलब क्या होता है, दो से होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब दो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, जो दो एटम है उन दोनों से ही इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे, ठीक है ना। तो दोनों ही एटम अपनी अपनी, साझेदारी का मतलब क्या है कि मैं हूं, मैं अपने और मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, तो मैं उसको सपोज पेंसिल दे रही हूँ, तो वो भी मुझे क्या कर रहा है, पेंसिल या रबर कुछ भी दे रहा है, तो दोनों ने एक एक चीज दी, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों क्या दे रहे हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं और उनकी क्या हो रही है, आपस में साझेदारी होनी है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉनों का वो यूज कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग की जब हम बात करेंगे, सिंगल जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, जिसको हम एकल कह रहे हैं, यानी एक ही पेयर की साझेदारी होगी, एक ही युग्म, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से, दोनों परमाणु से, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। चलिए नोट करिए सबसे पहले सहसंयोजी आबंध के प्रकार। ठीक है, पहला प्रकार क्या बताया मैंने आपको, एकल सहसंयोजी आबंध। तो मैंने क्या कहा आपको, प्रकार की बात करेंगे, ठीक है, टाइप्स। पहला क्या है आपका, एकल सहसंयोजी आबंध। एकल सहसंयोजी आबंध, एकल, एक की बात हो रही है, और वो एक क्या है, इलेक्ट्रॉनों का युग्म है, यानी कि पेयर है पूरा, जहां पर परमाणुओं के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी होगी, तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका एकल सहसंयोजी आबंध कहा जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर आपका एग्जाम्पल है H2, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है यहाँ पर। कोवेलेंट बॉन्डिंग अभी तो हम सिर्फ कार्बन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे थे ना, पर कोवेलेंट बॉन्ड अलग अलग एटम्स के बीच में, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में भी बन सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया गया है। तो हाइड्रोजन सबसे बेचारा एलिमेंट है जिसमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसी की बात हो रही है, न्यूट्रॉन उसमें है ही नहीं, अकेला तत्व है ऐसा। और उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, H2 की बात की हमने। H2 क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, अणु है उसका, ठीक है ना। अणु क्या होता है, जहां पर आप कहते हैं परमाणु परमाणु मिलकर के अणु बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के दो परमाणु बने, उन्होंने एक हाइड्रोजन का अणु बना दिया। आपने क्या बोला मैम, ये 2 हमें बता रहा है कि दो परमाणु होंगे यहाँ पर, ठीक है, दो परमाणु होंगे, एक हाइड्रोजन ये है और दूसरा हाइड्रोजन ये, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। दोनों के पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये इसकी कोश है पहली वाली, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसकी एक कोश है, इसमें भी इसका एक इलेक्ट्रॉन। हमने क्या बोला, एकल सहसंयोजी आबंध कहता है एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉनों का मतलब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी यहाँ पर, साझेदारी होगी। और इस प्रकार से साझेदारी होगी कि दोनों उन इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करेंगे। जैसे एक हाइड्रोजन है, इसका सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा हाइड्रोजन ये है, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इस प्रकार से ये और इस प्रकार से ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, दोनों के अब दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और किसके समान, मैंने कहा था निकटवर्ती जो अक्रिय गैस है उसके समान। तो इनके हाइड्रोजन के निकटवर्ती कौन सी आती है, हीलियम, और हीलियम में कितने होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस हाइड्रोजन में देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस वाले हाइड्रोजन को भी देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो दोनों का विन्यास किसके समान हो गया, हीलियम गैस के समान हो गया, अक्रिय गैस विन्यास उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, अपनी संयोजकता को पूर्ण किया। बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो संयोजकता क्या, एक प्रकार की कमी बोल सकते हो, अब इलेक्ट्रॉनों की कमी है उनमें, उस इलेक्ट्रॉनों की कमी को वो पूर्ण कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने कहा कि हमें तो हीलियम के समान बनना है ना, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, मुझे एक और चाहिए, मैं क्या करूंगा, मैं दान भी नहीं कर पा रहा हूं, और यहाँ पर मैं इस केस में जहां पर H2 का केस है वहां पर मैं किसी से ग्रहण भी नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर रहा हूं। तो मैंने साझेदारी की और इस प्रकार से अक्रिय गैस के समान विन्यास प्राप्त कर लिया। तो ये क्या है आपका, ये एकल सहसंयोजी आबंध आएगा, जहां पर क्या हो रहा है,
एक इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी हो रही है, और ये आपको हमेशा एक सिंगल डैश से, जहां पर भी एकल सहसंयोजी आबंध आएगा तो इस प्रकार का बंध दिखेगा। इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इसका है। ठीक है, ये डैश वाली लाइन आपको दिखी, क्लियर है? बोलो समझ आ गया एकल सहसंयोजी आबंध? हैंड रेज करिए, समझ आ गया तो ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब नोट क्या करेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड व्हेन अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन का मॉलिक्यूल होता है, क्लोरीन का होता है, हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। हेलोजन में जो भी आपके आते हैं I2 हो गया और Br2 हो गया, तो ये सारे इनके बीच में, सबके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। क्लियर है? दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी के कारण बना बंध एकल सहसंयोजी आबंध होता है या कहलाता है। ठीक है, उदाहरण में आपको मैंने क्या क्या बताया, जैसे H2 का मॉलिक्यूल है, F2 का है, Br2, Cl2, ठीक है, आदि। क्लियर? चलिए नोट करिए, नोट कर लिया है, हैंड रेस करिए, नोट कर लिया अगर तो। हमारे जो हम सहसंयोजी आबंध की बात कर रहे हैं, इसके 4 प्रकार होते हैं। बताओ यस और नो। चलिए 3 प्रकार होते हैं, हाँ या ना? सहसंयोजी आबंध के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, 3 होते हैं। पहला हमने देखा एकल सहसंयोजी आबंध। एकल सहसंयोजी आबंध में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। क्या एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है एकल सहसंयोजी आबंध में? एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है या एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है? एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है। एक इलेक्ट्रॉन नहीं था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ठीक है ना। और जो हम द्विसहसंयोजी आबंध दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, क्या द्विसहसंयोजी आबंध में 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी होगी? वेरी गुड। तो यही आपका यहाँ पर है, जब हम डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करेंगे तो अब जो दोनों दोस्त थे ना, वो एक एक पेंसिल नहीं रखेंगे, अब 2 2 पेंसिल देंगे, ठीक है ना। तो 2 2 पेंसिल यानी टोटल 4 पेंसिल, यानी 4 का मतलब क्या है, एक जोड़ी ये हो गया, एक जोड़ी ये बन गया, तो 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर क्या होगी, साझेदारी होगी। चलिए सेकेंड है आपका द्विसहसंयोजी आबंध। सेकेंड टाइप क्या है, द्विसह संयोजी आबंध। ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। ओके, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास। चलो 1 2 है, अपने हाथों से, फिंगर्स से बता दो मुझे, यहाँ पर कार्बन के कितने परमाणु हैं? CO2 में कार्बन के कितने परमाणु हैं? बताओ, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? देवधान, कितने परमाणु है कार्बन के यहाँ पर? 1 परमाणु है, ठीक है, 1 परमाणु कार्बन का है। ओके, ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 परमाणु है ऑक्सीजन के, ठीक है, ऑक्सीजन के हो गए 2 परमाणु। क्लियर? अब देखो,
कार्बन में हम यहाँ पर जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं या फिर हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं ना हम लोग, तो वहां पर हम बाह्यतम कोश की बात कर रहे हैं। जब भी हम साझेदारी की बात कर रहे हैं, आयनिक बॉन्डिंग में भी हमने बात की थी, तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन उस बॉन्डिंग में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इससे पहले आपने हाइड्रोजन का केस पढ़ा था, तो उसके पास तो बेचारे के पास एक ही कोश है, वही उसकी संयोजी कोश है, यानी वैलेंस शेल जिसे कहा जा रहा है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था। अब क्योंकि हम कार्बन की बात कर रहे हैं, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें हमने दो कोशों की बात की थी कि एक के वाली कोश होगी, दूसरी एल वाली होगी। तो इसके लिए संयोजी कोश कौन सी है, ये वाली है, तो इसको लेकर हम चलेंगे, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है आपके। क्रॉस से मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स दिखा रही हूं आपको, ठीक है। ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के। अब बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक यहाँ पर 8, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन उसमें है, परमाणु क्रमांक Z से हम डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या है, प्रोटॉनों की संख्या 8 होगी। इसका मतलब क्या है, उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 होगी, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, 2n² के फॉर्मूले से आपको क्या करना होता है, कोशों में इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता है, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। हमने क्या किया था, पहली कोश A, K, फिर L, M, N, इस प्रकार से आपकी कोशें आती हैं, ठीक है, जिनमें हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। होगा क्या, 2n² में n की वैल्यू जो K के लिए, क्योंकि पहली कोश है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो n की वैल्यू हमने 1 लगा दी। n की वैल्यू इस 2n² में रखोगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 1 इंटू 2 2 हो गया। यहाँ पर l के लिए आप क्या लिखोगे, n की वैल्यू 2, क्योंकि दूसरे नंबर की कोश है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 8। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8। तो इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन K में आ जाएंगे, L में आपके 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, उसकी बात करते हैं, ठीक है। फिर आप पढ़ते हैं अस्टक का नियम कहता है कि बाह्यतम कोश में हमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखने। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास 8 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो पहली कोश में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसकी अंदर वाली कोश जो होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब चूंकि मैंने क्या कहा कि जब भी बंद बनने की बात कर रहे हो तो बाह्यतम कोश की बात कर रहे हो, तो इसको हम हटा ही देते हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन को हम हटा देते हैं। अब आपके कितने इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पर, अब आपके बचे 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, K वाली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो उन 6 इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं हम लोग। 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं, इस ऑक्सीजन के हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन की बात भी करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये है इसके, 2 2, यानी टोटल 6 करना है ना हमने, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने दोनों के बना लिए। तो इसके देखो, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का परमाणु है, इसके क्रॉस वाले बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का परमाणु है एक और, जिसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। हमें कितने करने हैं, हमें सबके कोशों में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे बंध, और बंध किस प्रकार से बनेंगे, सहसंयोजी आबंधों की बात हो रही है, तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बंध बनेंगे। अब इस सर्कल के अंदर देखिए, इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, क्लियर। अब हम कार्बन की बात करते हैं, यहां पर पहले 4 थे, अब 4 और आ गए, 2 इस ऑक्सीजन के साथ और 2 इस ऑक्सीजन के, इसके भी 8 हो गए। इस वाले सर्कल के अंदर देखिए, 4 ये हैं, 4 ये हैं, 8 हो गए कार्बन के भी। इस वाले ऑक्सीजन के लिए देखिए, इस प्रकार से इसके भी 8 हो गए। लेकिन ये हुआ कब, जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, और चूंकि हम यहाँ पर प्रकार पढ़ रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, यानी एक डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है और एक यहाँ पर हो रही है। क्लियर। ऐसे नहीं समझना है कि मैम ये तो 4 बंध बन गए, 2 परमाणुओं के बीच की बात कर रहे हैं, ये 2 परमाणु हैं, इनके बीच में 2, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की साझेदारी हो रही है और डबल बॉन्ड यहां पर फॉर्म हो रहा है, इसको क्या कहा जा रहा है,
द्विसहसंयोजी आबंध कहा जा रहा है। फिर दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पर भी दो परमाणु है, कार्बन ऑक्सीजन, तो इनके बीच में भी क्या बन रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की यानी दो इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी हो रही है, जिसके कारण जो बंध बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड यानी द्विसहसंयोजी आबंध बन रहे हैं। और किस प्रकार से लिखते हैं आप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस प्रकार से आप कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं। ठीक है, यानी एक कार्बन जो है सेंटर में वो दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्डिंग कर रहा है और इस प्रकार से वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। क्लियर है, द्विसहसंयोजी आबंध, बताओ समझ आ गया। कुछ नहीं है, दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी होगी, जहां पर भी डबल डबल डैश आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो क्या है, द्विसहसंयोजी आबंध। हाथ उठाइए अगर समझ आ गया तो। नहीं आया समझ में, देवलधाल? मेरी वॉइस आ रही है आपको? हैंड रेज करो, वॉइस आ रही है तो। ठीक है, तो समझ नहीं आया आपको, मैं आपको बता रही हूं, दो परमाणुओं के मध्य में जब दो इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी होगी, दो इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी हुई ना, देखो दो परमाणु थे, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की साझेदारी। दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब क्या है, जोड़ी, तो दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन है ना, एक जोड़ी ये हो गया, एक जोड़ी ये हो गया, तो दो जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाले, ना ही इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, उन्होंने बीच में रखे कि दोनों हम शेयर करते हैं। ना आपने अपने फ्रेंड को पूर्ण रूप से अपना सामान दिया, ना उससे कोई सामान लिया, बल्कि आपने क्या बोला, इस सामान को हम दोनों ही यूज करेंगे। ठीक है ना, तो उस तरह से इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, दोनों ने ही शेयर किया आपस में। चूंकि दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन थे तो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और कौन से टाइप का है, कोवेलेंट टाइप का है। ओके, अब क्लियर है, बोलो, हाथ उठाइए। ये देखिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, हैंड्स डाउन कर लीजिए। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लिया है इन्होंने, जहां पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये दो बंध बन रहे हैं, यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो बंध बन रहे हैं, तो बस यही आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। सो व्हेन टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, वहां पर भी डबल बॉन्ड बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, वहां पर भी आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, चलिए लिखेंगे, दो परमाणुओं के मध्य दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी के कारण दो इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी के कारण बनने वाले बंध या सहसंयोजी आबंध द्विसह संयोजी आबंध होते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण लिख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड या डाइऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी जिसे आप कहते हैं, आदि। ठीक है, चलिए धौन बच्चे, गर्ल्स कहाँ गई आपकी क्लासरूम से? पढ़ना नहीं होता है ना बिल्कुल भी, जब अपना टाइम दे रहे हो, यहाँ पर समय दे रहे हो, तो उसको कुछ यूज ही कर लो, सदुपयोग कर लीजिए समय का।
बातें करते रहेंगे फिर। हो सकता है आपने ऑफलाइन क्लास में इसको पढ़ लिया हो, लेकिन यहाँ पे पढ़ोगे तो और अच्छे से फिर आपको ध्यान रहेगा, याद रहेगा। चलिए, त्रिसहसंयोजी आबंध आप लोग होमवर्क में पढ़ेंगे, ओके। कुछ भी नहीं है। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स की साझेदारी होगी यहाँ पर? 3 का मतलब क्या होता है बताओ? 3 होता है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी होगी। मैं आपको जरा बता देती हूँ, जिसे नाइट्रोजन में बनते हैं ट्रिपल बॉन्ड्स N2, ठीक है। तो नाइट्रोजन में क्या होता है, 3 बंध बनते हैं, यानी दोनों नाइट्रोजन अपने अपने क्या करेंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और उन 3-3 इलेक्ट्रॉनों की आपस में साझेदारी होगी। 3-3 कितने हो गए, 6 हो गए टोटल। और 6 का मतलब पेयर बनाओ तो 3 पेयर्स बनेंगे, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में टोटल कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक नाइट्रोजन 3 देगा, दूसरा भी 3 देगा। तो 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण जो बंध बनेंगे वो आपके क्या होंगे, यहाँ पर त्रिसहसंयोजी आबंध कहलाएंगे। क्लियर? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जिसको कहा जाता है। सो व्हेन 3 pairs of electrons are shared between 2 atoms in a molecule, for example N2, और उसको क्या कहा जाता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, नाइट्रोजन में आपका 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसको हमने दिखाना ही नहीं है। हम बाहर वाली शेल की बात कर रहे हैं जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको अष्टक पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन करना है, तो 3 और चाहिए। तो वो क्या करता है, दूसरे नाइट्रोजन के परमाणु से सहसंयोजी आबंध बनाता है, क्योंकि इसको भी 8 करने हैं, इसको भी 8 पूरे करने हैं। तो साझा कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनों को, 3-3 इलेक्ट्रॉन बीच में रख लिए कि शेयर करते हैं दोनों। तो दोनों शेयर कर रहे हैं, तो इससे आपके 5 इसके थे, 3 यहां से शेयर किए, 8 हो गए इसके। इस वाले के भी 5 पहले से थे अपने, 3 इसने इससे शेयर किए, तो इसके भी 8 हो गए। तो दोनों का अष्टक पूरा हो गया साझेदारी से, और क्या बन गया आपका, डाई नाइट्रोजन से आप कहते हैं N2 बन गया आपका, ठीक है। तो चूंकि 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन है, उनकी साझेदारी से आपका बंध बन रहा है। साझेदारी यानी सहसंयोजी आबंध, 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन यानी ट्रिपल, 3 जिसे आप कह रहे हैं, तो त्रिसहसंयोजी आबंध बनेगा। तो यह सहसंयोजी आबंध के प्रकार थे। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, क्या आएगा आपके एग्जाम में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा कोई, और बोला जाएगा कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसकी बनाइए। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, और इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें जो लिखा गया है ये इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता होने चाहिए कि जिस भी एटम की बात हो रही है, जिस तत्व की बात हो रही है, उसकी जिस परमाणु की बात हो रही है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित होते हैं, तभी आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बता सकते हैं। और तभी आप क्या करेंगे, अपना पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझा पाएंगे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे समझना है उसके बारे में। अगर कहा जाएगा कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए, बनाइए यहाँ पर, तो यानी वो जानना चाहता है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है जो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो किस प्रकार से उनकी साझेदारी हो रही है, किस प्रकार की बॉन्डिंग वहां पर हो रही है। तो आप इस प्रकार से बना देंगे, ठीक है। तो इससे समझ आता है, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं उसने, तो यानी एक लेफ्ट वाले का होगा, एक राइट वाले का होगा, ठीक है। दोनों, क्योंकि दोनों सर्कल के बीच दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों ने इलेक्ट्रॉनों को साझा किया है, तो दोनों ने हीलियम के समान विन्यास प्राप्त किया है। ये हाइड्रोजन का हो गया, ये CH4 का हो गया, मीथेन का, मीथेन में क्या है, एक कार्बन है और 4 आपके हाइड्रोजन है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको पता है कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन, सभी हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि आपने हाइड्रोजन पहले पढ़ा है कि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इस हाइड्रोजन को, तो इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया। इसको भी एक की आवश्यकता होगी, इसने ये वाला कर लिया, इसको भी, इसको भी, ठीक है। तो मैम ये तो सिर्फ हाइड्रोजन की बात हो गई। कार्बन, कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसने 4 अलग परमाणुओं से बंध बनाए। तो क्या किया, ये सारे चारों जो इलेक्ट्रॉन थे वो ले लिए, हो गया इनका हीलियम के समान विन्यास, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या देखते हैं, इस प्रकार से CH4 का मॉलिक्यूल आप लोग देखते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो भी आपके सिलेबस में होंगे, CO2 जो आपने पहले ही देख लिया है, इसके अलावा
H2O हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, H2O का है, तो ये सब आप लोग कर लेंगे। ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने अपना चैप्टर 4 एक बार फिर से रिवाइज किया, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग देखा, और जीआईसी देवल थाल और जीआईसी ढौन के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया है, और इसी प्रकार से सभी स्कूल्स को, सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करते रहनी है। कोई भी डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग आने वाले सेशन में पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।